ਅੱਜ गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला जड़ा प्रकाश उत्सव असी मना रहे हैं, उहदे औरे दे प्रभाव विच, उहदे असर विच मंच से विराजमान साडे संत साहिबान, ग्रंथी साहब, साडे वख-वख पार्टियां दे अड-अड जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां की संख्या विच अज इत्थे जिथों तक नज़र दौड़ाइए उतों तक साड़ी साध संगत दिख रही है, विराजमान है। और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने, अजे लोग इत्थे पहुंचे भी नहीं हैं। मैं इसे सब साध संगत नूं जी आयां नूं कहना, प्रणाम करना, सब का स्वागत करना है। गज के बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर बोलो सतनाम। जो बोले सो निहाल। अज पानीपत दे इस ऐतिहासिक शहर विच, न केवल ऐतिहासिक शहर बल्कि मैं कहांगा अज इस मैदान नूं ऐतिहासिक असी करता है। मैं अपनी गल करन तो पहला एक गल तुहाडे नाल साझा करना चाहना हाँ कि क्यों ना इस मैदान का नाम असी गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रख दईए कि यह मैदान श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक समागम स्थल इस तरह कहलावेगा। तो जिहड़ा मुख मार्ग, जिहड़ी सड़क जीटी रोड तो इत्थे समागम स्थल तक आ रही है, जिथों असीं सारे लंघ के आए हाँ, उस रस्ते का नाम, उस मार्ग का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग ये भी रखा जाता है। पानीपत एक ऐतिहासिक स्थान है। अज का दिहाड़ा भी असी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिहाड़ा हो गया है। पानीपत ये वो शहर है जिथे प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी 1507 तो लैके 1515 तक दो बारी इत्थे पहली और दूसरी उदासी वेले उन्हां दा इत्थे आगमन होया ते उन्हां दे आगमन के कारण ही इत्थों की साध संगत ने इत्थे पहली पातशाही गुरुद्वारा ये भी स्थापित किया है। इस करके ये स्थान अपने आप में ऐतिहासिक है। असीं जानते हैं कि देश की उस वेले गुलामी की जिहड़ी अवस्था सीगी, उस गुलामी तो दूर करने वास्ते, देश को आज़ाद करने वास्ते बहुत सारिया लड़ाइयां हुईयां। और एक लड़ाई सन 1761 पानीपत का जिहड़ा तीसरा युद्ध किया जाता है, जिहड़ा मराठियां ते मुगलों दे विच होया सी। कुछ लोग कहते हैं कि मुगलों की हार, मराठियां की हार हुई, लेकिन मैं कहना कि उस लड़ाई दे विच मराठियां का बहुत बड़ा योगदान ये सी कि मुगलों को इत्थे रोक लिया गया और अगे देश के जिहड़ा उन्हां दा आक्रमण हमला जारी सी, उसनूं रोकण का काम अगर किसी ने किया तो वो मराठियां ने किया सी। इस करके अज जिहड़ा ये स्थान है, ये स्थान भी ऐतिहासिक है, ये दिन भी ऐतिहासिक है। भाइयों बंधुओं, ये उत्तर भारत, ये गुरुओं की धरती है, ये महापुरुषों की धरती है। हम देखते हैं सारा, चाहे पंजाब है, चाहे हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये सारा इलाका गुरुओं की धरती कहलाता है। गुरुओं ने यहाँ भ्रमण किया, महापुरुषों की धरती कहलाती है। हमने हरियाणा सरकार में एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, के संतों के, महापुरुषों के विचारों को उनको प्रसार किया जाए। तो जब भी कोई ऐसे विलक्षण किसी संत महापुरुष के जन्मदिन आते हैं, उनकी शताब्दियां आती हैं, अर्ध शताब्दियां आती हैं। हमने देखा होगा कि श्री गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाश उत्सव वो भी हमने हरियाणा में मनाया। हमने देखा श्री गुरु गोविंद सिंह जी का
350 साला प्रकाशोत्सव वो भी हमने धूमधाम से हरियाणा में मनाया। कोई कार्यक्रम सिरसा में हुआ, तो कोई यमुनानगर में हुआ, तो कोई करनाल में हुआ। हम और भी संत महापुरुष, चाहे गुरु रविदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, संत कबीर हैं, इनके भी जयंतियां सरकारी तौर पर हम मनाते हैं। हम चाहते हैं कि संतों के, महापुरुषों के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुंचने चाहिए, उनके जीवन की प्रेरणा ये हम सबको मिलनी चाहिए। आखिर तो इनके कारण से ही हमारे देश में समाज जो इनके गुण हैं उन गुणों को धारण करता है। एक निर्मल आचार विचार, एक सत्यता, अहिंसा, एक शाश्वत सिद्धांत, ये सारे जीवन में आने चाहिए। त्याग और समर्पण और कुर्बानी का भाव, ये कुर्बानी का भाव भी जिन संतों ने, महापुरुषों ने हमारे सामने रखा है, और वही आज हम श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो उदाहरण ले रहे हैं, कुर्बानी, शहादत, इससे बड़ा कोई उदाहरण ये हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी के आज के विचारों से मैं ये समझता हूं कि उनकी स्मृतियां, उनको सहजने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी से होते हुए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहबजादे, ये सारी श्रृंखला ऐसी है जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए अपने जीवन के त्याग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो प्रकाश फैलाया है, उस प्रकाश को आज हम याद कर रहे हैं। विश्व इतिहास में चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, चाहे बलिदान की बात हो, प्राणों में आहुति देने में गुरु तेग बहादुर जी का जो अद्वितीय स्थान है, उनको हम अपना नतमस्तक होते हैं। उनकी शिक्षाएं ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारी जो पहचान है देश की, वो देश की पहचान इन्हीं कारणों से है। भारत की पहचान, हिंदुस्तान की पहचान अगर बरकरार है तो इस प्रकार के जो हमारे गुरुओं के योगदान हैं उसी में से है। और जब देश गुलाम था, मैं अगर सिख गुरुओं की बात करूं, गुरु नानक देव जी की यात्रा 1469 में ननकाना साहब से शुरू होती थी। आज ननकाना साहब जिसका वो जो स्थान है, देश के विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन हमारी आस्था आज भी ननकाना साहब के प्रति उतनी है। और फिर वो यात्रा बढ़ते बढ़ते और 10वें पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी का जब वो यात्रा पूरी की उन्होंने, और वो नांदेड़ में 9 अक्टूबर 1708 को ये 10वें पातशाही की यात्रा यहां पूरी होती है। लेकिन गुरु साहब ने उस समय जो कहा, उस समय कहा कि अब आगे देश स्वरूप गुरु नहीं रहेगा, बल्कि अब गुरु स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, उनको ही हम गुरु मानेंगे। और जो श्लोक आता है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ, आज्ञा भई अकाल से तभी चलायो पंथ। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की नींव रखी, वो उसी के आधार पर कि अब ये पंथ गुरु ग्रंथ साहब जी को और जो है अपने गुरु के रूप में और हम याद करेंगे। सभी 10 गुरुओं के और उस समय के जितने शास्त्र हैं, जितने हमारे उस समय के विचार, कलमबद्ध विचार हैं, वो सब के सब गुरु ग्रंथ साहब जी को सुनने के बाद हमको मिलते हैं। हमारी जीवनी में, हमारे जीवन में सद्मार्ग के रूप में हम चलें तो इस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब का रास्ता हमको मिलता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे जो काम किया, आखिरी अत्याचार उस समय समाप्त नहीं हुए थे, तो उन्होंने योद्धाओं को, योद्धा तैयार किए और उन योद्धाओं को अपनी जो कृपाण है, उस कृपाण का कमान वो अपने योद्धाओं को दिया। और नांदेड़ में तपस्वी बैठे बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो माधवदास बैरागी के नाम से उस समय तपस्या कर रहे थे, बंदा सिंह बहादुर को कहा कि अब मुझे तो आखिर शरीर की एक आयु के नाते से उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये कमान संभालो, 5 तीर लो और उत्तर भारत में जो अत्याचार हो रहे हैं उनको जाके समाप्त करो। ये औरंगजेब के अत्याचार ये बहुत लंबे समय तक चले। बंदा सिंह बहादुर वहां से चले और उन्होंने, हमें जहां पता है कि 1708 से 1716 तक 8 साल और यहां जो गुरु पुत्रों का जो अत्याचार किए थे मुगल शासकों ने, उसका बदला लिया और पूरे देश भर में घूम करके और आजादी के लिए वो जो डंका उस समय बजाया वो आज नहीं बजा है। ये वास्तव में 300 350 साल पहले का ये अभियान ये उस समय शुरू किया था। ये ठीक है कि देश के आजाद होने से पहले मुगलों के बाद अंग्रेजी हुकूमत हम पर राज करने आ गई, लेकिन ये डंका उस समय बज चुका था।
और बहुत हमारे क्रांतिकारी वीरों ने, अपने समाज के भी सैकड़ों, हजारों, लाखों शहीदों ने काम वो आगे बढ़ाते हुए और आखिर देश को आजाद किया। 1947 में देश आजाद हो गया। आगे बढ़ते हम देखते हैं कि वो कश्मीर, जिसके कारण से गुरु तेग बहादुर जी को अपना बलिदान देना पड़ा था, उस कश्मीर की स्थिति लगातार 300, सवा 300 साल के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि वहां के कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार अभी भी होते रहे हैं। ये तो उजागर किया अभी हमारे जो कश्मीर फाइल्स फिल्म जो देखी हमने, उसके अंदर उन सब अत्याचारों का वर्णन है। और उन कश्मीरियों को 1990 में कश्मीर छोड़ना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा। वहां के जो कानून थे, उन कानूनों में एक 370 का जो धारा थी, उसको समाप्त करने की आवाज जब उस समय से उठ रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आवाज उठाई कि एक प्रधान, एक निशान और एक विधान, ये लागू होना चाहिए, जो अभी तक लागू नहीं था कश्मीर में। कश्मीर हमारे से अलग बनी रही, लेकिन मैं आभारी हूं, मैं धन्यवाद करता हूं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिनके सदप्रयत्नों से बिना किसी नुकसान के, बिना किसी बहुत बड़े विरोध के और 370 धारा को समाप्त कर दिया। मैं आज मानता हूं कि कश्मीर, जिसकी आवाज कश्मीरी हिंदियों ने गुरु तेग बहादुर जी के सामने उठाई थी, वो जब बात उस समय शुरू हुई थी, आज निश्चित रूप से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनेगा और वहां के हिंदुओं की किसी प्रकार की जो दुविधा है वो समाप्त होगी। और निश्चित रूप से ये काम जो पूरा होगा, इस नाते से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी देश की आजादी का ये अमृत महोत्सव चल रहा है और इस 75 साल के बाद ये जो कार्यक्रम है आज हम कर रहे हैं, 400 साला अमृत महोत्सव, ये 400 साला जो प्रकाश उत्सव है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। और उस हिस्से के नाते से आज हमको ये संकल्प लेना है कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो बलिदान दिया था, उस बलिदान के कारण से इस देश के युवकों को, इस देश की जनता में जो उत्साह, जो जोश, जो स्फूर्ति आई थी, उसको आज हमको बनाकर रखना है। और आज बनाकर रखेंगे तो आज देश के लिए शायद मरने की जरूरत तो अब नहीं है, देश आजाद है, लेकिन देश के लिए जीने की, स्वाभिमान से जीने की, कभी इस देश का कोई ना बिगाड़ सके कुछ, ये आवश्यकता आज भी है और आज भी हमको प्रेरणा उसी प्रकार से मिलती रहेगी। अगर हम गुरु तेग बहादुर जी का देखते हैं, उनका जन्म अप्रैल 1621 में हुआ। 350 साल उनकी शहादत को भी हो गए हैं, लेकिन आखिर उनको हम याद करते हैं तो क्यों करते हैं? करते इसलिए हैं कि उन्होंने समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हिंद की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया। जब आए थे कश्मीरी पंडित कि भी हमें जो है हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमको पहचान किया जा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इस समस्या को हल करने के लिए एक काम करना होगा कि किसी महापुरुष को बलि देनी होगी। और हम देखते हैं कि पास खड़े 8 वर्ष के बालक, गुरु साहब के सुपुत्र, जो आगे गुरु गोविंद सिंह जी कहलाए, उन्होंने कहा कि पिताश्री, ये बलिदान देने वाले महापुरुष और कहीं कोई कौन ढूंढते हो, आप महापुरुष नहीं हो सकते क्या? यानी 8 वर्ष का बालक अपने पिताजी के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। और उस समय गुरुजी को लगा कि नहीं, ये बलिदान मुझे देना चाहिए। उनका बलिदान हुआ और उस बलिदान में हम देखते हैं कि जिस लाल किला से उस समय के अत्याचारी शासक ने और ये हुक्म सुनाया था कि गुरु तेग बहादुर जी अगर धर्म नहीं बदलते हैं तो उनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, जहां उन्होंने धर्म के खातिर शीश कटाया, वही लाल किले पर आज के शासक ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले उनकी स्मृति में अपना शीश झुकाया है, अपना शीश नमाया है। ये है शासकों का अंतर। आखिर देश गुलामी में आजाद भले हम हो गए, लेकिन एक दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि बहुत वर्षों तक अपने देश का जो सही इतिहास है वो लोगों को बताया नहीं गया। देश के अंदर इतिहास में अगर देखें तो कहीं भी खलनायक भी होते हैं, नायक भी होते हैं। देश के इतिहासकारों ने दुर्भाग्य से खलनायकों को नायक बना के आगे चलाया, नायकों को भुला दिया गया। लेकिन अब समय आ गया है, अब नायक नायक होंगे। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके वीर बालक, वीर पुत्र बालक शहीद
उनको नायक के रूप में दुनिया याद करेगी। और खलनायक औरंगजेब को आज भी खलनायक के रूप में अब याद करेंगे। जैसे त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जी एक नायक हुए, रावण एक खलनायक हुए, गुरु तेग बहादुर जी एक नायक हुए और औरंगजेब एक खलनायक हुए। दुनिया याद दोनों को रखेगी। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये जो शहादत हुई थी गुरु तेग बहादुर जी की, उनकी अकेले की शहादत नहीं हुई। उनके साथ जो उनके शिष्य, हमें पता है भाई मतीदास जी, उनको जिंदा आरे से चिनवा दिया गया था। उनके शरीर के 2 भाग कर दिए गए थे। इसी प्रकार भाई दयाला जी का, उनको कढ़ाई में उबलते पानी में डाल करके तड़पा तड़पा करके और उनको शहीद किया गया। अगर हम भाई सतीदास जी की बात करते हैं तो रुई के बोरे में उनको डाल करके उस बोरे को आग लगा दी जाती है। यानी किस प्रकार के अत्याचार वहां हुआ, उस समय हुए होंगे, ये इतिहास हमको याद रखना होगा। और इस इतिहास में से ही प्रेरणा लेनी होगी कि अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने समाज, उन शाश्वत सिद्धांतों से के साथ कोई समझौता हमको नहीं करना, जिसका रास्ता हमको गुरुओं ने, गुरुपुत्रों ने सबको दिखाया है। हमें पता है कि गुरु तेग बहादुर जी का स्थान हरियाणा में भी बहुत ऐसे स्थान हैं जिनके ऊपर उनका भ्रमण हुआ। कई यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं उनकी हुई हैं, जो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आते रहे। और उनके शीश की अंतिम यात्रा ये भी हरियाणा में से होकर के निकली है। जब शीशगंज गुरुद्वारा पर उनका जो सिर धड़ से अलग किया, तो संगतों ने ये कहा कि शीश इनका मुगलों की सेना के हाथ नहीं लगना चाहिए, और शीश को लेकर के और वो आनंदपुर साहब के लिए चल पड़े। अब ये रास्ते में जो घटना होती है, जो हरियाणा के लिए बहुत एक ऐसी प्रेरणा देने वाली घटना है, खून खौलाने वाली भी घटना है वैसे तो, कि शीश को लेकर के जब भाई जातो जीतो, भाई जैतो जी जब लेकर चल रहे थे, तो रास्ते में सोनीपत जिले में एक गांव आता है, और वहां उन गांव के लोगों को पता लगता है कि गुरु साहब के शीश के पीछे मुगल सेना लगी हुई है। तो वहां एक व्यक्ति खुशहाल सिंह, खुशहाल का चेहरा मोहरा गुरु तेग बहादुर जी के चेहरे मोहरे से मिलता था। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर के अपने आप को कहा कि आप मेरा शीश काट करके और मुगल सेना को दे दो, ताकि वो भ्रमित हो जाए, और गुरु साहब का शीश सुरक्षित आनंदपुर साहब लेकर के जाना चाहिए। उस गांव का नाम आज भी बड़ खालसा है। बड़ खालसा स्थान पर आज खुशहाल सिंह जी की स्मृति में उनका एक स्टैचू भी बना है, एक गुरुद्वारा भी बना है, एक सभागार बना है, एक वहां पर उनको दिखाने के लिए, और वहां एक म्यूजियम भी बना हुआ है। तो इस नाते से हरियाणा में लगभग इन यात्राओं के माध्यम से जहां जहां गुरु साहब गए, सबसे पहले आनंदपुर साहब से उन्होंने अपना मुख्यालय जींद जिले में धमतान साहब में बनाया। धमतान साहब से वो यात्राएं उनकी शुरू होती हैं। वो कैथल में आते हैं, आसपास गांव में जाते हैं, कुरुक्षेत्र में आते हैं, लाडवा में आते हैं, जगाधरी में जाते हैं, बुढ़िया में जाते हैं, सढोरा में जाते हैं, लोहगढ़ साहब जाते हैं। कम से कम 32 गुरुद्वारे आज ऐसे हैं जहां जहां गुरु तेग बहादुर जी के और जो चरण छो हुई है, और जहां उन्होंने अपने चरण रखे हैं। तो ऐसे स्थानों पर आज भी उनके प्रति श्रद्धा के भाव से लोग देखते हैं। सारे देश भर में वो बहुत बार घूमे हैं, घूमते हुए जहां जहां गए हैं वहां वहां जो है उनके बारे में और लोगों ने मंदिर बनाए हैं, और उस नाते से ये सब किया है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को आज इसलिए याद कर रहे हैं कि इतना लाखों का समागम यहां आज हुआ है। उसका हेतु एक ही है कि जो प्रेरणा गुरुओं के जीवन से हमको मिली है, जिस लॉ को मिटाने के लिए औरंगजेब जैसे शासक ने भरपूर प्रयत्न किया, वो लॉ आज भी हमारे युवकों के मन में, हमारी जनता के मन में धधक रही है। देशभक्ति की लॉ, धर्म की लॉ, सामाजिक प्रेम की लॉ, मानवता की लॉ, भाईचारे की लॉ, इसको हमको जगाए रखना है। और कभी भी कोई इस प्रकार का कोई शासक आए, कोई और अपने आप को कोई लीडर कहे कि जो देश के समाज के हित में बात न करे, उसको समझाना है, उसको बताना है कि देश हित के अंदर नहीं है। तो इस नाते से हम लोगों का जो दायित्व है, उस नाते से हम आगे बढ़े और निश्चित रूप से मानवता के इस सूरज गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 पर्व है,
जो मना रहे हैं, इस अवसर पर हम गुरु जी के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। अब अपना शीश नवाते हैं। आज मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं, वैसे तो सरकार की ओर से हमने पिछले वर्षों में अनेकों नाम गुरुजनों के, जो हमारे सिख गुरु हैं, उनके नाम से कितने ही प्रोजेक्ट, कितनी सड़कें, कितने ही कार्यक्रम हमने चलाए हैं। सबका उल्लेख बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे दो बातें मैंने पहले कही हैं और दो बातें मैं आज वो कहना चाहता हूं। एक तो अभी हमने कुछ मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा की है, नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो हमने तय किया है कि यमुनानगर में पांजूपुर गांव के अंदर लगभग 60 एकड़ जमीन वो गांव के लोगों ने दी है, वहां मेडिकल कॉलेज बनेगा। उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज हम रखेंगे। और अगले 3 महीने के अंदर अंदर उस मेडिकल कॉलेज की नींव भी रख दी जाएगी। इसी प्रकार से एक आज जो हमको जानकारी मिल रही है कि यहां पर इस कार्यक्रम में अपने अमृतसर साहब से भी जल को लाया गया है। उस अमृत को आज हम यहां प्रसाद के रूप में ले रहे हैं और उस अमृत का हम जलपान कर रहे हैं। इसी तरह बिहार से भी सासाराम से, और गुरु साहब के जो सेना के अंदर उन्होंने हथियार अपने हाथ से चलाए थे, उन हथियारों की प्रदर्शनी यहां लगी हुई है। सासाराम बिहार से वो लाए गए हैं और अभी ये सामने भी प्रदर्शन, गुरु साहब के सामने जो शस्त्र हैं, उन शस्त्रों की प्रदर्शनी यहां भी है। तो इन शस्त्रों का पूरे देश में भ्रमण का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि इन शस्त्रों के लिए एक जो वाहन की आवश्यकता है, जिस वाहन में ये सारे देश भर में जाएंगे, उस वाहन को भी हम हरियाणा सरकार की ओर से डोनेट करेंगे। जिस प्रकार का वाहन चाहिए उस प्रकार का वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। मानवता के सूरज को हम सब शीश नवाएं। जिन्होंने शीश कटाया हिंदी खातिर, जिन्होंने शीश कटाया हिंदी खातिर, मैं उन्होंने शीश नवावा, मैं उन्होंने शीश नवावा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। मानयोग मुख्यमंत्री साहब श्री मनोहर लाल जी आप जी ਨੂੰ मुखातब हो रहे सन। मैं बड़ा हैरान होया कि इतिहास दीयां उस सच्चाइयां उन्होंने उजागर कीतियां सी। हरियाणे विच लगभग 36 गुरुद्वारे ने जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी की कर्म भूमि नाल संबंधित ने। 36 गुरुद्वारे, 32 तां मानयोग मुख्यमंत्री साहब जी ने आप जी ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। और हुण एक अजिहा कारज